आज हम उस समय की बात कर रहे हैं जब इतिहास लिखा नहीं जाता था बल्कि पत्थरों पर जिया जाता था। वाह। हम साम्राज्यों, राजाओं या लिखी हुई कहानियों से बहुत बहुत पहले की दुनिया में जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां भारत की जमीन पर हमारे सबसे पुराने पूर्वज रह रहे थे। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें भारत के पाषाण युग यानी स्टोन एज की कहानी बताते हैं, खास तौर पर पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल। तो चलिए इन सबूतों के जरिए उस खोई हुई दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ। हमारा मिशन इन बिखरे हुए सुरागों, पत्थर के औजारों, हजारों साल पुरानी गुफाओं में बनी पेंटिंग्स और बस्तियों के निशान, इन सब को जोड़कर ये समझना है कि उस हिम युग में इंसान सोचता कैसे था। उसकी दुनिया कैसे दिखती थी। बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक तरह की पुरातात्विक जासूसी है। बहुत बढ़िया। तो जासूसी शुरू करते हैं। स्रोतों में सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि ये पूरा पाषाण काल कोई एक मोनोलिथिक ब्लॉक नहीं है। इसे 3 बहुत लंबे हिस्सों में बांटा गया है। हाँ। पहला है निम्न या पूर्व पुरा पाषाण काल, जो लगभग 6 लाख साल ईसा पूर्व से 1.5 लाख साल ईसा पूर्व तक चला। दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल, जो 1.5 लाख से 35,000 ईसा पूर्व तक। और तीसरा उच्च पुरा पाषाण काल, जो 35,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक था। मतलब ये आंकड़े ही दिमाग घुमा देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भारत में इसकी शुरुआत अफ्रीका के मुकाबले काफी बाद में हुई। अच्छा। हाँ, अफ्रीका में ये कहानी 20 लाख साल पहले शुरू हो गई थी। भारत में सबसे पुराने सबूत महाराष्ट्र के बोरी नाम की जगह से मिलते हैं। लेकिन इन तीनों चरणों को मिलाकर देखें तो ये धरती पर हिम युग का एक बहुत लंबा और ठंडा दौर था। तो चलिए सबसे पुराने दौर से शुरू करते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल। उस समय के इंसान के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है उनके औजार। स्रोत बताते हैं कि वे हाथ की कुल्हाड़ियां, विदारक और खंडक मतलब क्लीवर्स और चॉपर इस्तेमाल करते थे। ये सुनने में बहुत बेसिक लगते हैं। ये बेसिक थे भी। सोचिए, ये बड़े भारी और बेडौल पत्थर थे, लेकिन ये उस समय के इंसान की सोच को दिखाते हैं। उनके लिए एक पत्थर का एक ही मकसद था, ताकत। मतलब ब्रूट फोर्स। हाँ, किसी चीज को काटना, खोदना या शायद किसी जानवर की खाल उतारना। यहाँ कोई बारीकी नहीं है, बस ताकत का इस्तेमाल है। और ये हमें मिले कहाँ हैं? पाकिस्तान की सोहन घाटी से लेकर कश्मीर, थार रेगिस्तान, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी तक। लेकिन एक जगह का जिक्र चौंकाता है, महाराष्ट्र में चिरकी निवासा, जहां एक ही जगह पर लगभग 2000 औजार मिले हैं। 2000? हाँ, 2000। ये किसी का घर तो नहीं लग रहा। सही पकड़ा। ये एक तरह की प्रागैतिहासिक फैक्ट्री या वर्कशॉप रही होगी। फैक्ट्री एक तरह से। इससे पता चलता है कि वे सिर्फ जरूरत पड़ने पर औजार नहीं बना रहे थे। वे एक खास जगह पर इकट्ठा होकर योजना के साथ औजारों का निर्माण कर रहे थे। ये सामाजिक व्यवहार का पहला सबूत है। वे अकेले नहीं थे, वे मिलकर काम कर रहे थे। तो ये लोग कौन थे? क्या ये हमारे जैसे होमो सेपियंस थे? रिसर्च के मुताबिक वे होमो सेपियंस समूह के शुरुआती सदस्य थे। उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। वे भोजन संग्राहक थे, यानी कंद मूल इकट्ठा करते थे, छोटे जानवरों का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे। कोई स्थायी घर नहीं था। तो ये गुफाएं जैसे भीमबेटका, भोपाल के पास जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वे शायद उनके मौसमी कैंप की तरह थीं, जहां वे कुछ समय के लिए रुकते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। तो उन्होंने सैकड़ों हजारों साल इसी तरह गुजार दिए, बड़े भारी पत्थरों के औजारों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए। इस पैटर्न को किस चीज ने तोड़ा? क्या हुआ कि उन्हें बदलना पड़ा? बहुत अच्छा सवाल है। बदलाव की वजह थी तकनीक में एक बड़ी छलांग। जब हम मध्य पुरा पाषाण काल में आते हैं तो औजार बनाने का तरीका ही बदल जाता है। कैसे? अब वे पूरे पत्थर को औजार बनाने की जगह पत्थर से पतली पतली धारदार पपड़ियां या शल्क, फ्लेक्स निकालने लगे। मतलब एक ही बड़े पत्थर से कई छोटे छोटे औजार। ये तो बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल, ये दक्षता मतलब एफिशिएंसी की तरफ एक बड़ा कदम था। अब उनके पास ब्लेड, वेदनी और खरोचनी जैसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड औजार थे। और ये छोटे थे, हल्के थे और ज्यादा पैने थे। सोचिए, एक भारी कुल्हाड़ी से जानवर की खाल उतारना कितना मुश्किल होता होगा, और एक पतली तेज खरोचनी से कितना आसान। ये उनकी सोच में आए बदलाव को दिखाता है। अब वे योजना बना रहे थे, एक ही चीज से कई काम निकालने की सोच रहे थे।
और ये नए औजार भी हमें उन्हीं जगहों पर मिले हैं जैसे नर्मदा और तुंगभद्रा नदियों के पास, जहां पुराने औजार मिले थे। और यही बात सबसे आकर्षक है। ये निरंतरता दिखाती है। लोग कहीं गए नहीं, वे वहीं रहे, लेकिन उनकी तकनीक और शायद उनकी सोचने की क्षमता विकसित हो रही थी। बेलन घाटी में तो इन औजारों के साथ हमें मवेशियों और हिरणों के जीवाश्म भी मिले हैं, जो बताते हैं कि वे किस तरह के जानवरों का शिकार कर रहे थे। और फिर आता है उच्च पुरापाषाण काल। यहां तक आते आते दुनिया फिर बदल रही थी। हिमयुग अपने आखिरी दौर में था। का सीधा असर पेड़ पौधों और जानवरों पर पड़ा। घास के मैदान फैल गए, और जब पर्यावरण बदलता है तो उसमें रहने वाले जीव को भी बदलना पड़ता है। और यहीं पर आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस का उदय होता है। ठीक कहा। और हमारे पूर्वजों के आते ही औजारों की दुनिया में एक और क्रांति हुई। अब ब्लेड और ब्यूरन जैसे और भी आधुनिक उपकरण आ गए। ब्यूरन तो एक तरह की प्रागैतिहासिक छेनी थी। प्री हिस्टोरिक चिजल। छेनी, हाँ। इससे आप हड्डी, सींग या हाथी दांत जैसी सख्त चीजों को तराश सकते थे, उनमें छेद कर सकते थे। एक मिनट, छेनी? इसका मतलब तो ये हुआ कि वे सिर्फ पत्थर पर काम नहीं कर रहे थे। हड्डी या सींग तराशने का मतलब है कि वे और भी जटिल चीजें बना रहे होंगे, जैसे सुई या शायद कलाकृतियां। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ब्यूरीन सिर्फ एक नया औजार नहीं था, इसने कला और टेक्नोलॉजी के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया था। शायद इसी की वजह से कपड़े सिलने के लिए हड्डी की सुइयां बनाना संभव हुआ। और भीमबेटका जैसी जगहों पर इस काल में भी इंसानों के रहने के सबूत मिलते हैं, जो दिखाता है कि ये जगह उनके लिए कितनी खास थी। तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व में ये लाखों साल लंबा बर्फीला दौर आखिरकार खत्म हो गया। हिमयुग समाप्त हुआ। और ये इतिहास का एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। दुनिया अचानक गर्म और बरसाती हो गई, जंगल बदल गए, जानवर बदल गए। पूरा पाषाण काल की पुरानी तरकीबें अब शायद उतनी कारगर नहीं रहीं। तो एक नए युग की शुरुआत हुई। हाँ, और यहीं से शुरुआत होती है मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज की, जो लगभग 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक चला। तो क्या उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया? नहीं, शिकार और भोजन संग्रह अब भी चल रहा था, लेकिन एक ऐसी चीज शुरू हुई जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और वो क्या थी? पशुपालन। ये एक क्रांतिकारी विचार था। हजारों सालों तक जिस जानवर का आप सिर्फ शिकार करते आए थे, अब आप उसे पालने के बारे में सोच रहे हैं। ये प्रकृति से सिर्फ लेने की बजाय उसे नियंत्रित करने की पहली कोशिश थी। ये तो सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक शिकारी के दिमाग में एक ख्याल कैसे आया होगा कि जानवर को मारने के बजाय उसे पाला जाए? शायद ये जरूरत की वजह से हुआ हो। बदलते मौसम में हो सकता है शिकार मिलना मुश्किल हो गया हो, लेकिन ये दिखाता है कि इंसान अब भविष्य के बारे में योजना बना रहा था कि अगर आज शिकार नहीं मिला तो कल के लिए भोजन का स्रोत सुरक्षित रहे। एक तरह की फूड सिक्योरिटी का पहला कदम। बिल्कुल। और इस नए दौर के औजार कैसे थे? इस दौर के औजारों की खासियत थी उनका छोटा आकार। इतने छोटे कि उन्हें माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण कहा जाता था। कितने छोटे? ये 1 सेंटीमीटर से भी छोटे हो सकते थे। ये अपने आप में हथियार नहीं थे, बल्कि इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर ज्यादा बड़े और कारगर हथियार बनाए जाते थे। जैसे भाले की नोक या तीर की नोक? सही। मतलब एक तरह का मॉड्यूलर सिस्टम। छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर एक बड़ी चीज बनाना। ये तो बहुत आधुनिक सोच है। बिल्कुल। राजस्थान में बागौर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़, ये 2 जगह इस दौर की कहानी कहती हैं। बागौर में हमें 5000 साल तक लगातार शिकार और पशुचारण दोनों के सबूत मिलते हैं। और स्रोतों में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है जो इन्हीं जगहों से जुड़ा है। हाँ, और वो दावा ये है कि आदमगढ़ और बागौर से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में जानवरों को पालतू बनाने के सबसे शुरुआती सबूत मिलते हैं। सबसे शुरुआती? हाँ, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व के हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान की सांभर झील के विश्लेषण से पता चलता है कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधों की खेती के भी शुरुआती संकेत मिलने लगे थे। मतलब ये आने वाली नवपाषाण क्रांति की आहट थी। हाँ, ये सब तो उनके जीवन के संघर्ष और विकास की कहानी है। लेकिन क्या उनके जीवन में कला के लिए कोई जगह थी? हम भीमबेटका का जिक्र बार बार कर रहे हैं, वहां क्या है? भीमबेटका सिर्फ गुफाएं नहीं है, वो एक टाइम कैप्सूल है। सोचिए 10 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 500 से ज्यादा गुफाएं और चट्टानी आश्रय जिनकी दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं।
500 से ज्यादा? और ये पेंटिंग्स किसी एक दौर की नहीं, बल्कि उच्च पुरापाषाण काल से शुरू होकर मध्य पाषाण काल और उसके बाद तक की हैं। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं, हजारों साल पहले कोई इंसान एक अंधेरी गुफा में, शायद मशाल की कांपती हुई रोशनी में, एक चट्टान पर चित्र बना रहा था। वो क्या सोच रहा होगा? इन चित्रों में है क्या? इन चित्रों में उनकी पूरी दुनिया है। पक्षी हैं, हिरण, भैंसे, बाघ जैसे जानवर हैं और इंसान हैं। ज्यादातर चित्र उन्हीं जानवरों के हैं जिनका वे शिकार करते थे। शिकार के दृश्य? हाँ, शिकार करते हुए लोगों के समूह हैं, नाचते गाते लोगों के दृश्य हैं। तो वे ये कला क्यों बना रहे थे? क्या ये सिर्फ अपने दिन भर के काम को रिकॉर्ड करना था, जैसे हम आज डायरी लिखते हैं? शायद ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये किसी तरह के अनुष्ठान या जादू का हिस्सा था। अनुष्ठान? हाँ, शिकार उनके जीवन मरण का सवाल था। हो सकता है कि किसी जानवर का चित्र बनाकर वे उस पर प्रतीकात्मक रूप से नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करते थे, ताकि असली शिकार में उन्हें सफलता मिले। मतलब अगर मैं तुम्हें यहां दीवार पे पकड़ सकता हूं, तो कल जंगल में भी पकड़ लूंगा। कुछ ऐसा ही। ये तो मनोविज्ञान है, सिर्फ कला नहीं। बिल्कुल, ये उनके डर, उनकी उम्मीदों और उनके विश्वासों को दिखाता है। ये दुनिया को समझने और उसे प्रभावित करने की उनकी कोशिश थी। और उनका समाज कैसा था? क्या वे अकेले घूमते थे या परिवार के साथ? जो सबूत मिलते हैं उनसे अंदाजा लगाया जाता है कि वे शायद 25-30 लोगों के छोटे छोटे समूहों या बैंड में रहते थे। ये समूह शिकार और संसाधनों को साझा करने के लिए बनता था। आपसी सहयोग जरूरी था, क्योंकि अकेले एक बड़े जानवर का शिकार करना लगभग नामुमकिन था। और एक साथ शिकार करने के लिए, योजना बनाने के लिए आपको संवाद की जरूरत पड़ती होगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि भाषा का विकास भी इसी दौर में तेजी से हुआ होगा? ये बहुत मजबूत संभावना है। एक दूसरे को खतरे से आगाह करने के लिए, शिकार की रणनीति बनाने के लिए और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भाषा एक बहुत शक्तिशाली उपकरण रही होगी। ये एक संगठित समाज से पहले की अवस्था थी, लेकिन भविष्य के सामाजिक ढांचे की नींव, सहयोग, संचार और संसाधनों का बंटवारा यहीं रखी जा रही थी। तो अगर हम इस पूरी लंबी कहानी को समेटें, यह सिर्फ पत्थर के औजारों के बेहतर होने की कहानी नहीं है, ये इंसान के दिमाग के विकसित होने की कहानी है। सही कहा। ये कहानी है मानवीय अनुकूलन की, यानी अडैप्टेशन की। जब जब जलवायु ने चुनौती दी, इंसान ने नई तकनीक और नई सोच के साथ जवाब दिया। ये शिकार पर पूरी तरह निर्भर जीवन से एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ने का सफर था जहां इंसान अपने भोजन पर ज्यादा नियंत्रण रख सकता था। और इसी सफर ने आगे चलकर नवपाषाण क्रांति और फिर सभ्यताओं के उदय का रास्ता बनाया। भीमबेटका के वो चित्र सिर्फ जानवर नहीं हैं, वे उस दिमाग की खिड़कियां हैं जो पहली बार अपने अस्तित्व और दुनिया में अपनी जगह के बारे में सोच रहा था। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार मन में आता है। स्रोत हमें बताते हैं कि हजारों साल बाद जब हड़प्पा सभ्यता आई, तो वे लोग बड़े किसान बन चुके थे। सही। वे अनाज उगाते थे, उनका जीवन शिकार पर निर्भर नहीं था, लेकिन उनकी मोहरों पर आज भी जानवरों के चित्र सबसे प्रमुखता से मिलते हैं। बैल, गैंडा, हाथी। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। शिकार की जरूरत खत्म हो गई, लेकिन जानवरों के प्रतीक बने रहे। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या शिकार और जानवरों की वो छवियां सिर्फ पेट भरने का एक तरीका थीं, या फिर वे हजारों सालों में उनकी संस्कृति, उनकी पहचान और उनकी कहानियों का इतना गहरा हिस्सा बन चुकी थीं कि कृषि युग में आने के बाद भी वे उन्हें छोड़ नहीं पाए? शायद ये हमारे अंदर उस शिकारी का एक अवशेष है, एक गहरी याद जो आज भी हमारी कला और कहानियों में जिंदा है।